ऑनलाइन में एक छात्र कह रहे हैं कि मैम क्लास नोट्स अमेजोन पर अवेलेबल कर दो। क्लास नोट्स अमेजोन पे आपको लेना है, आप सीधे हमारे एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं, वैसे ही करना है, इसमें दिक्कत क्या है। चलो शब्दावली निकालो जल्दी फटाफट। क्या पढ़ना चाहोगे आज की क्लास में, पर्यायवाची या विलोम शब्द? किताब कैसे लें? किताब लेनी है, दिए हुए नंबर पे कॉल करें, सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। पेज नंबर 16, पर्यायवाची शब्द कहां तक हुआ है, कौन सा सेट इसमें? 3 सेट हो गए। अभ्यास सेट नंबर 4, ठीक है, सेट नंबर 4 करेंगे। अब देखो प्रश्न पे प्रश्न आ रहे हैं। मैम ये तो पूरा 900 रुपये, 900 रुपये नहीं 999 रुपये बताया होगा आपने, 99 रुपये कम बताए हैं। वो आपका कंप्लीट है जो लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, उसको कहते हैं हस्तलिखित क्लास नोट्स। अगर आपको वो चाहिए जो हमारी यहाँ पे पीडीएफ होती है, उसको बोलते हैं स्पेस वाला पीडीएफ, ठीक है, या स्पेस वाली बुक, वो 600 रुपये की है। तो आप उनको बोलिए कि मुझे आधा लिखा हुआ चाहिए जिसमें मैं अपने हाथ से लिख सकूं, ठीक है। कितने दिन में आ जाएगा इसकी जानकारी भी वही देंगे। जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे, जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे, जितनी जल्दी यहाँ से जाएगा, उतनी जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ जानकारी? आवाज नहीं आ रही है? अगर आवाज नहीं आ रही तो मेरी बात का जवाब कैसे लिखा आपने, ये भी बात सोचने वाली है। चलो अपने माइक को चेक करो, मैं भी चेक कर लेती हूँ। आवाज आएगी, ठीक है, सही है, आ गई आवाज। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? अरे शब्दावली तो बाद में पढ़ेंगे, पहले नोट्स में बताओ। कल हमने संज्ञा कर लिया था ना, तो इकाई 4 में आज हम लिंग पढ़ेंगे, शब्दों का लिंग। हाँ कराएंगे, क्यों घबरा रहे हो, रुक जाओ। चलिए देखिए, अभ्यास सेट 4 पर्यायवाची का मेरे साथ दोहराना है आपको। क्या दिक्कत हुई? क्या फैन चलाना है? चला लो तो। अरे फैन के बगल का होगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, रेगुलेटर लगा है उसके बगल वाला स्विच होता है। कौन सा है? ठीक है, पढ़े। चलो मेरे साथ दोहराना है। पहला शब्द है द्रौपदी। अरे खा पी के आए हो, बोलो। कृष्णा, द्रुपद सुता, पांचाल कुमारी, पांचाली, याज्ञसेनी। देखो जो कृष्णा शब्द है इसको रेखांकित कर लो, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कृष्णा किसका पर्यायवाची है। तो द्रौपदी का ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा द्रौपदी, राधा, रुक्मणी, यशोदा। तो कई बार जो छात्र हैं वो आंसर लगा देते हैं राधा, कि कृष्णा मतलब वो कृष्ण और उनसे उनको कृष्णा। तो याद रखना प्राचीन समय में पति पत्नी के नाम एक जैसे नहीं हुआ करते थे,
या प्रेमी प्रेमिका के नाम नहीं, भाई बहन के नाम हुआ करते थे। तो जो कृष्णा नाम द्रौपदी को मिला था, इसके दो कारण हैं। एक तो वो सांवले रंग की थी तो इसलिए उनको कृष्णा, क्योंकि कृष्ण का मतलब सांवला और कृष्णा मतलब सांवली, ये हो जाता है। दूसरा, कृष्ण की मुंह बोली बहन थी, तो कृष्ण की बहन उन्होंने अपना नाम दिया था, तो कृष्ण ही उनको कृष्णा कहते थे, तो इसलिए द्रौपदी का पर्यायवाची आता है। तो आप किस्से, कहानी या यूट्यूब या जो नाटक दिखाते हैं, इन सब के चक्कर में आके राधा को कृष्णा नहीं कहना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अगला शब्द है पृथ्वी। ऑनलाइन में एक छात्र ने कल भी प्रश्न किया था और आज फिर प्रश्न किया है कि वर्णमाला से क्लास स्टार्ट नहीं होगी। बच्चा, आप लगता है मेरी क्लास को पूरी तरह से ध्यान से नहीं देखते, या फिर आपने पहली दूसरी क्लास नहीं देखी है, तीसरी क्लास से ही पढ़ना शुरू किया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बैच पद के भेद से शुरू हुआ है, तो इसमें पहले पद के भेद होंगे, उसके बाद रस अलंकार होंगे, उसके बाद वर्णमाला शुरू होगी और उसके बाद संधि, समास और उपसर्ग और प्रत्यय होगा। तो 3 भागों में बैच चलता है। तो आप दोबारा ये प्रश्न मत करना, और बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप पहले दिन की क्लास जो डेमो क्लास होती है उसी से अगर आप देखना शुरू करें तो सभी जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। और बैच को 2 की स्पीड पे करके ना देखें, तसल्ली में देख लें, ताकि नहीं तो 2 की स्पीड पे फिर सारी बातें सर के ऊपर से जाती हैं। समझ गए? चलो, अब नेक्स्ट शब्द है पृथ्वी। बोलो। अचला, अवनी, अवनी, इला, क्षिति, जमीन, धरणी, धरती, धरा, धरित्री, भू, भूतल, भूमंडल, भूमि, मही, मेदिनी, वसुधा, वसुंधरा, वसुमती। इसके साथ एक नाम और लिख लो। विपुला आपने लिखा हुआ है क्या आपके पास? क्या बात है, पुराने स्टूडेंट है ना। अरे नए वाले स्टूडेंट के लिए इसमें एक शब्द और लिख लो, विपुला, ठीक है। चलो, ये करा दिया होगा इसीलिए आपको पता है। विपुला पृथ्वी का पर्यायवाची है। वर्तमान समय में ही अभी जो प्रश्न आया है आपका, उसमें एक प्रश्न में था, ठीक है, इसलिए मैंने लगाया है। आगे देखो, अगला शब्द है अमृत। अमीय, आबे हयात, देवाहार, पीयूष, सुधा। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, टीचर, प्रोफेसर। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा मैम टीचर इसका पर्यायवाची है, तो ध्यान रखना, पर्यायवाची का मतलब ही होता है अलग बोली और भाषाओं के शब्द। एक शब्द के लिए और अलग बोली भाषाओं में कौन से हैं? तो अंग्रेजी भाषा में अगर मान लो घोड़ा है और घोड़ा का पर्यायवाची अगर हॉर्स आ जाता है तो हॉर्स भी उसका पर्यायवाची ही है। समझ गए? नेक्स्ट शब्द आंख। अक्ष, अक्षी, चक्षु, चश्म, दीदा, दृग, दृगेंद्रिय, नयन, नेत्र, नैना, लोचन। नेक्स्ट शब्द हिरन। कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, कृष्ण सार। और जो कृष्ण सार लिखा है इसको रेखांकित कर लो, ये बहुत बार आता है। 3 शब्द हैं इसमें जो बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में आते हैं, कृष्ण सार, सारंग और कुरंग, ठीक है। एक शब्द आता है तुरंग। तुरंग से कुरंग हमें इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है और कुरंग हिरण का। अब जैसे शब्द लिखा है हिरन, तो हिरन की जगह कहीं पर हिरण भी लिखा होता है तो वो भी सही होता है, ठीक है। न की जगह अड़ा होता है तो वो भी माना जाता है। नेक्स्ट शब्द है भ्रमर। अली, चंचरीक, द्विरेफ, भृंग, मधुराज, सिलीमुख, भौरा,
मधुकर, मधुप, मिलिंद, सटपद। शब्द है चंचरीक, रेखांकित करो। द्विरेफ, सिलीमुख, मिलिंद और सटपद। ये शब्द आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं पर्यायवाची के, और पर्यायवाची के ऑप्शन में आए हुए शब्द का अर्थ अगर आपको ना पता हो तो भी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो ये अक्सर आपको ऑप्शन में मिलते हैं। अगला शब्द है वृक्ष। तरु, दरखत, द्रुम, द्रुमन, रूख, पर्णी, पादप, पुष्पद, विटप। इसमें शब्द है रूख, ठीक है। जो ये रूख शब्द है इसका अर्थ होता है वह वृक्ष जो सूखा हुआ होता है, ठीक है। तो सूखे हुए वृक्ष को रूख कहा गया है। इसमें शब्द है विटप। ये शब्द आपका बहुत बार ऑप्शन में आया हुआ है। और शब्द है द्रुम और द्रुमन। ये आपको पंक्तियों में मिल जाते हैं, जो कविताएं आती हैं आपकी रस अलंकार छंद में, जब आप देखते हैं वहां पर तो अर्थ पता होना चाहिए, तो अर्थ निकालने में आसानी होती है। अगला शब्द है उद्यान। अगला शब्द उद्यान। ये उद्यान है, उद्यान मत पढ़ना, उद्यान, ठीक है। उपवन, गुलशन, गुलिस्तां, चमन, पुष्प वाटिका, पुष्पोद्यान, आराम, निकुंज, कुंज, बगीचा, बाग, वाटिका। आराम, इस शब्द को रेखांकित कर लो। ये आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जिसे आप पहचान नहीं पाते। आराम से आप रिलैक्स से समझ लेते हैं, लेकिन ये आराम आता है उद्यान यानी उपवन का पर्यायवाची, वाटिका का, ठीक है। मैम ये शब्दावली कहाँ मिलेगी? हाय राम, हर दिन का एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का। कितनी बार बताया है, नोट्स में आपके पास उपलब्ध है, जो पीडीएफ नोट्स आपको दिया हुआ है। अगर आपको किताब के रूप में लेना है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो दिए हुए नंबर पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ मिलेगी। अगला शब्द है घोड़ा। अश्व, घोटक, रविसुत, तुरंग, तुरग, बाजी, बाजी, वाजी, सैंधव, है। अब ये शब्द यहाँ दिया है तुरंग और तुरग, रेखांकित करो इसको। बाजी, बाजी और वाजी तीनों को रेखांकित कर लो, ठीक है। अब ये इनमें इतना छोटा छोटा अंतर कैसे है? तो ये छोटा छोटा अंतर है आपकी देहाती भाषा के अनुसार, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एक गांव में भाषा कुछ और होती है, उसके आगे बढ़ते हैं तो दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, तो इस तरह से छोटा छोटा अंतर आता है। इस वजह से तीनों नाम है, पर परीक्षा में ये पूछे गए हैं। अगला शब्द है मोर। अहिरिपु, कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, सिखी, सर्पभक्षी, ध्वजी, सारंग। शब्द है इसमें अहिरिपु, केकी और सारंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो मैं पर्यायवाची पढ़ने के बाद जो शब्द बता रही हूं, तो इनको तो अपने दिमाग में बिल्कुल से बैठा लेना है आपको, ठीक है। अगला शब्द है चांदनी। कौमुदी, चंद्रप्रभा, चंद्रतप, चंद्रालोक, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा, कुमुदनी। शब्द है इसमें ज्योत्सना और कुमुदनी। ये दोनों शब्द आपके पर्यायवाची के रूप में तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ वर्तनी शुद्धिकरण में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनकी वर्तनी कैसे लिखी जाएगी ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये अभ्यास सेट आप याद करिएगा। इससे पहले आप लोगों ने पढ़े होंगे। जरा मुझे बताइए, हेरंब किसका पर्यायवाची है? गणेश। अगला शब्द बताइए, अरविंद, कमल, अंबुज, अंबुज,
ज कमल का ही है, ठीक है। अम्बुधी, धी मतलब समुद्र आ जाएगा ना, भंडार, ठीक है। अम्बुद अब है बादल, ठीक है, जब इसे बादल बादल रट लगा रखा है। अगला शब्द बताओ, मघवा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। विडोजा, विडोजा भी इंद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। ये शब्द आपके पर्यायवाची आते रहते हैं, इनको याद रखना है, ऐसे नहीं छोड़ना। लंबोदर किसका पर्यायवाची है? जाह्नवी, जाह्नवी गंगा, जहनु ऋषि के नाम से याद रखना है। सलीला, सलिल पानी और सलीला नदी, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पुष्प धनवा कामदेव, पुष्प मतलब फूल, धनवा मतलब बाण, जिसके पास फूल के बाण हैं मतलब कामदेव। याद रखना है इन सब चीजों को। मीन मछली का पर्यायवाची। केतु झंडा। तन्या, तन्या तनुजा दुहिता पुत्री का पर्यायवाची। यमानुजा, यमुना। कालिंदी हंस सुता यमुना, और हंस सूर्य का पर्यायवाची। याद रखिएगा इन शब्दों को उसी तरीके से जैसे हम पढ़ते हैं। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। सबसे पहले तो इस शब्द के बारे में जानो। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रतीक या निशान। अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हिंदी पढ़ रहे हो तो एक बात इसमें जान लो, जैसे हम देखते हैं अब आप में से बहुत सारे लोग ट्विटर या और भी इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह इन सब पे होंगे, तो आजकल आपको पता ही है बहस चली हुई है भगवान शिव को लेकर, है ना। देवी देवताओं को लेकर बहस चली होती है ना, चलती रहती है। हिंदू मुस्लिम ये सब जो विवाद है, वैसे तो नेता लोग अपनी वोट बैंक के लिए बनाते हैं, लेकिन हम जैसे आम लोग जो हैं, जिन्हें हम मासूम लोग कह सकते हैं या हम बेवकूफ लोग कह सकते हैं, क्या कहें, मासूम कहें कि बेवकूफ? बेवकूफ ज्यादा अच्छा है ना। तो हम जैसे बेवकूफ लोग इनकी बहस में पड़ते रहते हैं बेवजह, ना किसी चीज को जानते हैं ना कुछ, और एक दूसरे पे कटाक्ष करके एक दूसरे पे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये जानते भी नहीं हैं कि हम धर्मों से पहले हम एक जाति से बटे हैं, और वो जाति है मानव जाति। हम सभी क्या हैं? मानव हैं। तो हमें ये समझना चाहिए, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं। लिंग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है निशान या प्रतीक, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे शब्द होता है शिवलिंग, जब हम पढ़ते हैं तो शिवलिंग शब्द जब हम देखते हैं तो इस शिवलिंग का मतलब है शिव का निशान, शिव का प्रतीक। और ये शिव क्या है? इस शिव का अर्थ है वो ईश्वर, वो परमात्मा जो हमें दिखाई नहीं देता है। आप जिनके नाम से आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि आप शिवलिंग, शंकर जिसे आप महादेव या शिव कहते हैं, एक्चुअली में शिव उनका नाम नहीं है, उनका नाम है शंकर। शंकर के ही नाम है महादेव, और जो आप आशुतोष और चंद्रमौली या इतने सारे नाम जो देते हैं उन्हें, वो उनके नाम हैं। ये जो शिव नाम है, ये शिव नाम 3 देवताओं को मिलाकर बनने वाली जो अदृश्य शक्ति है उसका नाम है, और उस अदृश्य शक्ति का जो प्रतीक है जो हम शिवलिंग बनाते हैं, इस तरह से होता है। और यहाँ पे एक उसके नीचे इस तरह से पानी निकलता है, और ये आकृति जो होती है
आपको ये बात समझ में आ रही है? हमारे देश में अगर देखें, वाहियात लोगों ने वाहियात चीज बना दी कि ये हमारे प्राइवेट पार्ट, यानी शिव शंकर का प्राइवेट पार्ट और एक माता पार्वती का प्राइवेट पार्ट, और ये करके कि आप प्राइवेट पार्ट पूजते हैं। बेवकूफ और जिनका दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चलता है, वैसे लोगों की ये कहानी है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे समुदाय के लिए, ये हमारे अपने समुदाय के लोगों ने इसको पहले एक्सेप्ट किया है और उस पे उसको फॉलो किया है, उसके बाद किसी और समुदाय ने उसको एक्सेप्ट किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, पढ़ाना चाहिए मुझे हिंदी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अपने धर्म से जुड़े हैं, तो आपको ये असली बात पता होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली इस आकृति का निर्माण कैसे हुआ, तो जब हम बहुत पुराने समय की बात करते हैं तो उस समय साधु महात्मा ध्यान लगाते थे और ध्यान लगाने के लिए ज्योति का प्रयोग करते थे। तो जब अगर आप किसी दीपक को जलाते हैं तो दीपक की लौ हवा से इधर उधर होती है और जब आप उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपका जो ध्यान है वो भंग होता है। तो ये समस्या उनके साथ आती थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको दीपक का आकार बना के इसको आकृति बना दी। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक निशान बनाया जाता है, 3 रेखाएं, और यहाँ पर एक आंख बनाई जाती है। इस आंख का मतलब है वो ज्योति, ठीक है। और ये 3 जो रेखाएं होती हैं, ये 3 रेखाएं जो प्रतिबिंब हैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, इन 3 देवताओं का होता है। और इन 3 देवताओं का प्रतीक बना के शिवलिंग बनाया जाता है। और ये प्राचीन समय से है। जो शिवलिंग की बात हम कहें तो ये प्राचीन समय से बना हुआ है। तो इसलिए अब से ये बात ध्यान रखिएगा, शिवलिंग शब्द जो है वो हमारे सनातन धर्म को बताता है और ये किसी देवी देवता का प्राइवेट पार्ट नहीं है, पहली चीज। तो ये भाइयात और एक जिनके दिमाग में बस कचड़ा भरा हुआ है, उन लोगों की अपनी सोच है और उन लोगों ने बनाया है। जो लिंग शब्द है, इस शब्द का मतलब किसी प्राइवेट अंग का नाम नहीं है। ऐसी चीजें मैंने देखी है, मैंने खुद अपने YouTube चैनल पर देखी है कि जहाँ पे मैंने हिंदी में लिंग पढ़ाया था, वहाँ पे ऐसे कमेंट लिखी हुई थी कि ये मैंने वीडियो इसलिए देखी कि सामने जो थंबनेल था उस पे ऐसे लिखा हुआ था लिंग शब्द, कि मुझे लगा कि ये लेडी डायरेक्ट बात करेगी इस चीज के बारे में। तो लेडी और डायरेक्ट बात करेगी इस चीज के बारे में, इसलिए उस वाहियात इंसान ने वो चीज पढ़ा, फिर उसे पता चला ये तो कुछ और ही चीज है, ठीक है। तो ऐसे कमेंट लिखा, तो मुझे भी वो चीज़ समझ में आई, तब मैंने वो कमेंट पढ़ा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बताना चाहिए कि आप लोग इस शब्द को क्या गलत शब्द से इस्तेमाल करते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है निशान या प्रतीक। अब जब हम बात करते हैं, अगर हम संस्कृत भाषा को देखेंगे तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में कौन कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री होने का प्रतीक हो वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, जो पुरुष होने का प्रतीक हो वो पुल्लिंग कहलाएगा, और उभयलिंग जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो या दोनों में से किसी का बोध ना हो वो उभयलिंग कहलाएगा। तो संस्कृत भाषा में 3 प्रकार से था, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में जब हमने हिंदी भाषा का व्याकरण बनाया तो हिंदी भाषा में जो हमारे लिंग हैं वो 2 प्रकार के हो जाते हैं। अब ये पढ़ने से पहले हम एक प्रश्न लेते हैं, आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है। प्रश्न आता है प्रधानमंत्री, और जिन छात्रों ने पहले पढ़ लिया है ये, वो थोड़ा शांत रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, वो लोग शांत रहें, अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना करें, चुपचाप बैठना। अब नए स्टूडेंट से बात कर रही हूं मैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, ये प्रश्न आता है आपका। पहला हम बोलते हैं, प्रश्न है हमारा स्त्रीलिंग, मतलब उत्तर है स्त्रीलिंग। बी ऑप्शन में आ जाएगा पुल्लिंग, सी ऑप्शन में आ जाएगा उभयलिंग, और डी ऑप्शन में आ जाएगा कोई नहीं। तो उत्तर बताइए। जो हमारे ऑनलाइन वाले छात्र हैं वो भी इसमें उत्तर बताएं कि इसका क्या उत्तर होगा। प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग,
उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? बताओ, बी आंसर बताने वाले कितने लोग हैं? ए आंसर बताने वाले आप क्या बोले ना? ए आंसर, ए आंसर। अच्छा, मतलब ऐसे जानबूझ के या मजाक में या फिर ऐसे ही है कि परीक्षा में लगा के आएंगे? और उभयलिंग, उभयलिंग बताने वाले छात्र? चलो, और ऑनलाइन में हमारे छात्र सबसे ज्यादा सी बता रहे हैं और बी भी बता रहे हैं कुछ लोग। तो देखो, एक बात ये ध्यान रखना, इसका उत्तर जो है वो पुल्लिंग है। अब ऐसा क्यों है? अगर आप थोड़ा सा एक कदम पीछे चलते तो आप देखते कि मैंने जैसे ही ये प्रश्न पूछा, और आगे भविष्य के लिए भी बता देती हूँ, जब भी मैं कभी आपसे कहूं कि एक प्रश्न पूछती हूँ तो मैंने उस बात कहने से पहले जस्ट जो आपको बताया है उत्तर वही होगा। तो आपको वहां पे खोज लेना चाहिए उत्तर, क्योंकि मैं पहले बता देती हूँ उसके बाद प्रश्न करती हूँ। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि हिंदी भाषा में लिंग 2 होते हैं, और इसी चीज को समझाने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम मार्केट में जब देखते हैं तो इसका आंसर जो है लोग उभयलिंग देते हैं। आप जितने भी ऑनलाइन में अगर कहीं पे भी आप कोई भी आंसर देंगे, जैसे टेस्ट पेपर आपके दिए हुए हैं या और किताबों में भी देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि प्रधानमंत्री में उभयलिंग होगा। तो सबसे पहले तो जो टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि हिंदी को ढंग से पढ़ाना शुरू कर दो, समझ के भाई, अपनी ही बात को मत पलटो। इतना ज़्यादा आप कहते हैं, कम से कम अपनी बात पे तो रहना चाहिए। आप पढ़ा रहे हो लिंग टॉपिक और अपनी ही बात पर स्थिर नहीं रह रहे। कैसे? क्योंकि हर कोई आपको यही पढ़ाएगा सबसे पहले कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, लिखना अभी कुछ नहीं है, जब लिखना होगा मैं बताऊंगी, समझ लो पहले। परिभाषा कहती है संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा में यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब खुद ही सोचो, जब आपने हिंदी भाषा में 2 ही प्रकार से पढ़ा है तो तीसरे प्रकार का उभयलिंग कहाँ से आ गया? बताइए। तो हो ही नहीं सकता, जब हमने पहले हिंदी भाषा में पढ़ा ही 2 है। या फिर कुछ ऐसे होता है कि नहीं, पढ़ 2 रहे हैं 3 लगा सकते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से नारी जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब आप बताइए कि जो शब्द है हमारा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शब्द में क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे कि मैम पुल्लिंग होना चाहिए इस आधार पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर प्रधानमंत्री पद पर कोई महिला बैठी हो तो फिर क्या करेंगे? ठीक, महिला स्त्री में अलग अलग अंतर है कुछ? मैंने महिला शब्द, महिला स्त्री, ये कौन सा शब्द है? तो महिला प्रधानमंत्री बोलो ना, महिला स्त्री क्यों बोल रहे हो? मुझे लगा कि मैंने शायद महिला बोल दिया तो कह रहे महिला नहीं स्त्री। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान दो। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये प्रश्न यहाँ पे रखने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी इस बात को जानो कि आप पढ़ क्या रहे हो। हम पढ़ते कुछ और हैं, हमें पढ़ाया कुछ और जाता है, हम समझते कुछ और हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं शब्दों का लिंग, ना कि उस शब्द के पीछे जो अर्थ जा रहा है उसका लिंग। समझ रहे हो? इस बात को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। अब समझना, ये प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा, बात करूंगी तो समझ जाओगे। एक शब्द है हाथ, एक शब्द है भुजा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाथ शब्द का लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग। तो जब आपने ये पढ़ा हाथ शब्द का अर्थ पुल्लिंग है, तो आप इस हाथ का अर्थ मत लगाइएगा। पहली चीज,
ये मत सोचना कि इस हाथ का अर्थ ही अब पुल्लिंग हो गया, मतलब कि ये क्या है, पुल्लिंग है, ऐसे नहीं सोचना। आपको ऐसे जानना है कि ये शब्द है, इस शब्द का जो लिंग है वो है पुल्लिंग, क्योंकि जब हम भुजा कहेंगे तो भुजा का लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। तो इसे भी तो हम भुजा ही कहते हैं और इसे हम हाथ कहते हैं। तो ध्यान देना, दोनों ही शब्दों का जो लिंग है वो परिवर्तित हो गया। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम इस शब्द के पीछे का जो भाव है उसका लिंग नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं इन शब्दों का। तो अब मुझे बताओ कि जब आप यहाँ पर लिखते हो शब्द प्रधानमंत्री, तो आप प्रधानमंत्री शब्द का लिंग जानना चाहते हो या प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति का? आप इस शब्द का, पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं। हमने कहा सीधा कि प्रधानमंत्री का लिंग बताइए, तो यहाँ ये थोड़ी जान रहे हैं कि उस पद पे कौन बैठा है, पुरुष बैठा हुआ है कि स्त्री, ये थोड़ी ना जान रहे हैं। हम तो इस शब्द का मतलब जान रहे हैं, समझ गए ना। तो इसीलिए जब हम इस शब्द की बात करते हैं तो ये शब्द किस में आएगा, पुल्लिंग में आएगा। तो एक बात याद रखना कि जब हम पद की बात करते हैं तो हमने पद पे ये जाना है कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान में जब किसी शब्द के अंदर आपको किसी पद के बारे में न पता चले या उसके लिंग के बारे में न पता चले, या आपको स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ दिखाने हो, तो सदैव चुनाव पुल्लिंग पद का ही किया जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग ही शब्द का। कैसे समझना है इसको, ऐसे समझ लो, आगे बढ़ने से पहले आपको इस चीज को अच्छी तरह से समझना है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्थान पर कुछ लड़के खड़े हैं, ठीक है, जिन्हें हम शब्द दे रहे हैं छात्र, तो इन्हें आप क्या बोलोगे, एक झुंड को, कि क्या है, छात्र, छात्र खड़े हैं। फिर मैं कहूँ कि इस स्थान पर कुछ लड़कियां खड़ी हैं, तो आप इन्हें क्या बोलोगे, छात्राएं। ठीक है, अगर मैं इस स्थान पर 4 छात्राओं को खड़ा कर दूं तो इनको आपको एक साथ बोलना है, तो आप इनको छात्र बोलेंगे कि छात्राएं? अगर आप इन्हें छात्राएं बोलेंगे तो ये ब्लैक वाले जो छात्र हैं ना, ये भी लड़कियां हो जाएंगी, समझ गए ना। तो क्या बोलेंगे आप, छात्र। और इस छात्र शब्द में ये जो लड़कियां हैं ये अपने आप लड़कियां ही हैं, ये छात्र में नहीं परिवर्तित होंगी। आप इस झुंड को छात्र कह सकते हैं और इसमें आपको ये अंडरस्टूड है कि इसमें लड़कियां भी हो सकती है इस समूह में, समझ गए। तो याद रखना कि जब महिला और पुरुष के किसी भी पद को अगर हमें एक साथ जानना है तो उसके हमेशा पुल्लिंग पद पर ही हम उसको लेकर जाएंगे, और जैसे ही वो स्त्रीलिंग आ गया तो वो अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ लो कि स्त्री अपनी किसी भी चीज को किसी के साथ शेयर नहीं करती, पुरुष कर लेता है। मतलब पुरुष अपने साथ स्त्री को रखकर अपनी श्रेणी में रख सकता है, लेकिन स्त्री, अगर आप स्त्री की श्रेणी में आ गए तो फिर आप स्त्री ही हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का खेल। ठीक है, तो ये दिमाग में सबसे पहले समझना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हिंदी भाषा में किसी भी शब्द में उभयलिंग नाम का शब्द नहीं आएगा। पहली चीज, जब भी कभी इस तरह की चीज आए जिसमें आपको स्त्री और पुरुष दोनों के होने का बोध आए तो वहां सदैव पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अब अध्यापक का तो अध्यापिका हो जाता है, टीचर हम कहते हैं। ठीक है, टीचर शब्द है, टीचर का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं आता, तो टीचर, ये ऐसे पद हैं जिन पर स्त्री हो या पुरुष हो, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। और जब हम इनको स्त्रीलिंग अगर हमें मान लो दिखाना हो
तो वहां पर हम महिला शब्द का प्रयोग करके उसको दिखाते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि पद के पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है हमें उसका ही प्रतीक बताना है कि वो है क्या, स्त्री है कि पुरुष, तो हम महिला शब्द का प्रयोग करके बताते हैं। बात समझ में आ गया? चलो हम शुरू करते हैं। तो अब इस तरह से अपने दिमाग में मत लेना, हमें यही बात ध्यान रखनी है कि हिंदी भाषा में जो हमारे लिंग है 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे हमने देखा पुल्लिंग में, उदाहरण में देखेंगे लड़का शब्द पुल्लिंग में आएगा तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। ठीक है। जैसे घोड़ा शब्द है पुल्लिंग में तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। जैसे शेरनी शब्द है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? शेर। इस तरह से शब्द है जैसे दिन, स्कूल, ये पुल्लिंग में हो जाएगा। और स्त्रीलिंग में देखेंगे जैसे रात, दुकान, पुस्तक। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप देखना कि मैंने आपको ये चीज़ बताया, जैसे हमने कहा स्कूल और फिर हमने कहा पुस्तक, तो आप कहेंगे कि स्कूल का स्त्रीलिंग क्या होगा? फिर प्रश्न उठेगा कि क्या पुस्तक का पुल्लिंग होगा? तो अब आपको यहाँ पे एक बात और समझ में आई कि कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे जिनका स्त्रीलिंग यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन सकता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में या तो पुल्लिंग होंगे या तो स्त्रीलिंग होंगे। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और ये समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये शब्द हैं, अगर हम कहें कि ये 100% शब्द हैं तो इनमें हमारे पास कुछ शब्द हैं स्त्रीलिंग, ठीक है, और कुछ शब्द हैं पुल्लिंग। और कुछ शब्द जैसे दिया, आधे शब्द हम ये मान के चलेंगे कि मान लो हमने ये 50% ये ले लिए और 50% ये ले लिए, तो आधे शब्द हो गए स्त्रीलिंग और आधे शब्द हो गए पुल्लिंग। तो ध्यान रखना इस 50 में से 25 शब्द ऐसे होंगे जिनका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जा सकता है और 25 शब्द ऐसे होंगे जो केवल और केवल स्त्रीलिंग होंगे, उनका कोई पुल्लिंग नहीं होगा। और इसी तरह से इस 50 में से 25 शब्द ऐसे होंगे जिनका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है और 25 शब्द ऐसे होंगे जो केवल और केवल पुल्लिंग होंगे। अब कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो कि शब्द अगर आपको दे दिया दिन और किसी ने आपसे पूछा कि दिन का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप उसके विलोम के आधार पर रात उसका स्त्रीलिंग रख सकते हैं। पर ऐसा प्रश्न बनाना या ऐसा प्रश्न करना गलत होता है, क्योंकि दिन अपने आप में अलग है और रात अपने आप में अलग है और दोनों एक दूसरे के विलोम हैं और एक पुल्लिंग की श्रेणी में आ जाता है और एक स्त्रीलिंग की श्रेणी में आ जाता है। तो ये एक इत्तेफाक की बात है, समझ गए? तो इन ये 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ी सी परेशानी करते हैं शब्दों के बारे में जानने से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं है किसी भी शब्द के बारे में कि अगर आपको वो नियम मैं बता दूं और आप उस नियम से ये समझ जाएं कि अच्छा ये नियम जो जो शब्द फॉलो करेगा तो वो स्त्रीलिंग होगा और ये नियम जो जो शब्द फॉलो करेगा वो पुल्लिंग होगा। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको कैसे याद करना होगा, तो वो आपको अभ्यास से समझना होगा। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लेंगे जो हमारी परीक्षा में आते हैं, तो उनमें से हम चीज़ों को याद करके चलेंगे, तो उन्हीं में से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देंगे और कुछ उनकी प्रकृति को समझेंगे। फिर इसके बाद आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में परेशानी होती है तो आपको अपने व्यवहार से उनको सीखना पड़ेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है इस चीज़ के बारे में। थोड़ी सी हिंट ही हम यहाँ पर देंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लो पहला पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन करिएगा कि सर्वनाम की मदद से आप ये पहचान कर सकते हैं किसी भी शब्द के बारे में कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। कैसे? जैसे मान लो कोई शब्द आ गया, उस शब्द के आगे आप सर्वनाम लगाएं, मेरा या मेरी। हाँ, लिख लीजिएगा, मेरा या मेरी शब्द लगाकर ऐसे लिख लो, मेरा या मेरी शब्द लगाकर। अब मान लो वो शब्द अपने साथ मेरा लेता है तो वो क्या हो जाएगा?
पुल्लिंग। और अगर वो शब्द अपने साथ मेरी लेता है तो फिर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक शब्द लिया पुस्तक, तो क्या आप पढ़ेंगे मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक? तो पुस्तक शब्द ने मेरी शब्द अपने साथ लिया है, तो ये पुस्तक क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अब इस तरह से हम दूसरा शब्द देखें, अच्छा इसके सामने ऐसे लिख लेना मेरी, ठीक है। जैसे मान लो हम अगर यहाँ पे लिखते हैं बैग, तो मेरा बैग कि मेरी बैग, मेरा बैग, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेरा। तो बैग हमारा क्या हो गया, पुल्लिंग, क्योंकि इसने मेरा शब्द लिया है। मान लो अगर ऐसे हम शब्द लिखते हैं स्कूल, तो मेरी स्कूल कि मेरा स्कूल, मेरा स्कूल। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारा शब्द है स्कूल, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं पाठशाला, तो मेरा पाठशाला या मेरी पाठशाला, अरे मेरी पाठशाला, तो पाठशाला शब्द हमारा क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आपको बात पता चली, समझ में आई इस तरह से। अब आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हो सकते हैं, मैम मेरे साथ यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सीखने आया हूँ, ये तो मुझे मेरा पुस्तक समझ में आता है और मेरी बैग समझ में आता है और मेरी स्कूल समझ में आता है और मेरा पाठशाला समझ में आता है, तब क्या करें? तो ऐसे छात्रों के लिए अभ्यास ही सर्वोपरि है, यानी सीखना पड़ेगा। अब ये जो आपने सर्वनाम का प्रयोग किया है, ये किन छात्रों को मदद करेगा? ये करेगा जिनकी भाषा खड़ी बोली है, ठीक है, जो खड़ी बोली से संबंध रखते हैं, उनको ये 99% सही समझ में आएगा, क्योंकि उनका अभ्यास इसी से रहता है। हिंदी भाषा का जो एक विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है। अब जो छात्र खड़ी बोली से नहीं आते उनके लिए समस्या है, तो हम और नियमों पे भी बात करेंगे, ठीक है। तब तक एक ये तो तरीका सीख ही लेते हैं। अब मान लो ये तो हो गया सर्वनाम की मदद से, आप क्रिया की मदद से भी शब्दों की पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो शब्द है होता या होती। अब अगर कोई शब्द होता क्रिया लेता है अपने साथ तो वो हो जाएगा पुल्लिंग, और अगर कोई शब्द अपने साथ होती लेता है तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे मान लो मैं शब्द कहूं दिन, तो दिन होती है कि दिन होता है? तो दिन होता है, तो इसका मतलब दिन क्या हो गया, पुल्लिंग। और अगर मैं रात शब्द लूं तो रात होती है कि रात होता है? रात होती है, तो आपको समझ में आ गया कि रात क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट लिख लो, विशेषण की मदद से। विशेषण की मदद से हम कैसे पहचान कर सकते हैं? मान लो विशेषण शब्द क्या होते हैं, तो आपको पता है विशेषण शब्द होते हैं जैसे अच्छा, बुरा, छोटा, मोटा, पतला, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मान लो हमने शब्द लिया अच्छा, अगर अच्छा शब्द आता है किसी विशेष शब्द से पहले तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और अगर अच्छी शब्द आता है तो स्त्रीलिंग। इसी तरह से बुरा या बुरी। तो मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, फिर से शब्द लिख रही हूँ, अगर दिन, आपका दिन कैसा गुजरा, तो आप कहेंगे अच्छा दिन था, ठीक है। तो अच्छा दिन था तो मतलब दिन क्या है, पुल्लिंग है। और उसी तरह से अगर रात शब्द लें तो अच्छा रात की अच्छी रात, अच्छी रात, तो आपको पता चल गया कि अच्छी ले रहा है ये अपने साथ, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही शब्द आ जाएगा जैसे बात, बुरी बात की बुरा बात, बुरी बात, तो मतलब बात क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। तो आपके पास 3 तरीके होते हैं। तो किसी भी शब्द के बारे में उस
कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इन तीनों में से आप जो भी शब्द लगाकर देखना चाहें तो ऐसे पता कर सकते हैं। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि मैम हमारे साथ तो यही समस्या है ना, हमें तो यही पता नहीं चलता है कि अच्छा दिन की अच्छी दिन, यही तो हम तो अच्छी दिन कहते हैं और अच्छा रात कहते हैं। तो ऐसी इन सारी चीज़ों के लिए हम कुछ पहचान अलग से लिखते हैं, अलग से देखते हैं। तो यहाँ पर दिया स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान में पहला पॉइंट लिखो और इसमें एक लाइन लिखो। सबसे पहले शब्द लिखो प्राय। अब इस प्राय का मतलब क्या होता है ये समझ लेना। इसका मतलब है हम 90% बात कर रहे हैं, 10% इसमें अपवाद होने की संभावना है। ठीक है, अपवाद का मतलब कि वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो सकता है। ठीक है, पहले पुल्लिंग का नियम समझ रहे हैं। तो लिखो प्राय पर्वतों, प्राय, अच्छा एक काम करो, ओ की मात्रा मत लगाओ, केवल ऐसे ही लिखो प्राय पर्वत कौमा देश कौमा अनाज कौमा हिंदी के महीने कौमा दिन कौमा जल स्थल कौमा विभाग कौमा ग्रह नक्षत्र। जी विभाग, विभाग जल स्थल विभाग ग्रह नक्षत्र। देखो अरे नक्षत्र नहीं है, नक्षत्र बोल रहे हैं ना, क आधे क का ध्वनि आ रही है बीच में है। ठीक है, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र कौमा पेड़ पेड़ पेड़। ठीक है, पेड़ पौधे जो लिखते हैं। ठीक है, कौमा पेड़ आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं, आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब देखो उदाहरण नीचे दिया है, अब समझ लो थोड़ा सा। आपको अपने दिमाग में रखना है, हमने यहाँ पे देखा, पहले हमारे सामने आया कि पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, कैलाश, अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश, नीलगिरी, अन्नामलाई या सह्याद्री, धौलागिरी या और भी जितने भी नाम हैं, इन सबके नाम किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। देशों के नाम जैसे भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, जापान आदि, पाकिस्तान, जितने भी शब्द हैं, देशों के नाम सब किस में आएंगे। अरे पहले सुन तो लो पूरी बात। तो कितने, ये सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अब आपको यहाँ पे दो नाम लिखने हैं, एक है श्रीलंका और एक है इंडिया। ये दो नामों को स्त्रीलिंग में रखा गया है। ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, और ये जो यहाँ पर दिया है इसके साथ लिखना है आपको, और इसके साथ दूसरा नाम लिख लो इंडिया। इन दो शब्दों को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। तो ये वो अपवाद हो गया, तो आप यहाँ पे लिख ही लोगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अगला पॉइंट आता है अनाजों के नाम। जब हम अनाजों के नाम की बात करते हैं तो जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, चना, जौ, मक्का, याद रखना, इसको रेखांकित कर लेना, ये बहुत बार आता है। मक्का हमको ऐसा लगता है कि यह स्त्रीलिंग है, लेकिन यह पुल्लिंग में आता है। ठीक है, परीक्षा में। और शब्द है ज्वार। ज्वार ये अपवाद में है, ये अनाज का नाम होते हुए भी स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है,
अब पिछली क्लास में किसी छात्र ने मुझे ज्ञान दिया था कि दाल भी स्त्रीलिंग में आता है, तो ध्यान रखिएगा दाल अनाज नहीं है, दालों के नाम सबके स्त्रीलिंग में आएंगे और हम पढ़ रहे हैं अभी पुल्लिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अनाज जिन्हें हम अनाज कहते हैं, मोटा अनाज जिसमें जैसे चना आ गया, बाजरा है, जौ है, चावल है, गेहूं है, ये सब अनाज के अंदर आता है। तो इन सब के नाम किस में होंगे? पुल्लिंग में होंगे। मक्का पुल्लिंग में ही होगा, हम देहात में बोलते हैं स्त्रीलिंग, लेकिन जो स्त्रीलिंग है वो केवल ज्वार है, ठीक है, इसको याद रखना। हिंदी के महीनों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम हमारे पुल्लिंग में आते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो आपको नाम दिया हुआ है, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब क्रम से 12 महीने हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए, हिंदी के महीनों के नाम जो हैं ये या कहें कि हिंदी का जो पंचांग है वो किसके आधार पर है? सूर्य और पृथ्वी के आधार पर या किसी और के आधार पर? ये होता ना, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना, इसके आधार पर या किसी और आधार पर? इसी के आधार पर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ये मजाक नहीं है तो ये बहुत गंभीर विषय है कि आपको इतना भी नहीं पता। हिंदी के महीनों के नाम किसकी गणना पर होते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, उसके आधार पर गणना होती है हिंदी के पंचांग की। समझ गए? और अगर आपको ये नहीं पता है तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि आपको अपनी ही चीज़ों के बारे में नहीं पता। जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर है, उस अंग्रेजी कैलेंडर की गणना होती है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा होता है, इस आधार पर, ठीक है, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में जनवरी, फरवरी, मार्च के नाम से जानते हैं। और क्योंकि विश्व में इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, क्योंकि सारे देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, इसलिए इसको एक बड़े पैमाने पर माना गया है ताकि हमें सुविधाएं रहें। जैसे मान लो कि अगर अब हम अगर अमेरिका की तुलना अपने भारत से करें तो ठीक उसके पीछे आ जाता है, यहाँ पर दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है तो यहाँ पर दिन है। तो अब अगर हम उनके कैलेंडर को नहीं मान के चलेंगे तो यहाँ से जो काम किया जाता है वो काम करना फिर मुश्किल हो जाएगा, उसकी गणना करना। तो इस वजह से हम अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं विश्व के साथ चलने के लिए। और न केवल हम, विश्व का हर देश इसी तरह से अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करता है एक दूसरे से जुड़ने के साथ। लेकिन सारे विश्व के जो देश हैं उनका अपना अपना एक कैलेंडर होता है। किसी ने सूर्य के आधार पर गणना की हुई है, किसी ने चंद्रमा के आधार पर गणना की हुई है। तो हमारे देश का जो अपना पंचांग है, अगर कभी आपसे पूछा जाए कोई कि हिंदुस्तान का कैलेंडर किसे माना गया है, तो हिंदुस्तान का कैलेंडर पंचांग कहलाता है। और पंचांग की गणना पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा कितने समय में पूरा करता है, उसके आधार पर इस पंचांग की गणना होती है, ठीक है। इस पंचांग में 12 महीने होते हैं। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये चैत्र का महीना अंग्रेजी के किस माह में लगता है? जनवरी है। अरे आप, ये बात मैं फिर से कह रही हूं, ये गंभीर विषय है, क्योंकि मैंने छोटी क्लास के बच्चों की किताब में देखा था, किसी लेखक ने, बहुत ही महान विद्वान रहा होगा वो लेखक जिसने उस किताब को लिखा, फर्स्ट क्लास की किताब थी, तो उसमें लिखा था जैसे कि दिन को ट्रांसलेट किया हुआ था कि मंडे को कहते हैं सोमवार, तो मंडे को सोमवार कहते हैं। तो ये तो हमने अंग्रेजी भाषा के शब्दों से हमने खुद उसको रखा है, उसको हिंदी नाम दिया है, तो वो तो सेम टू सेम होगा। लेकिन हमारा पंचांग और ये, और उसमें लिखा हुआ था कि जनवरी को कहते हैं चैत्र,
फरवरी को कहते हैं वैशाख। अगर इस तरह से कर दिया तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, पृथ्वी उलट पुलट हो जाएगी। वहाँ चंद्रमा कहेगा कि ये क्या कर रहे हो, वहाँ सूर्य कहेगा अरे ये क्या कर रहे हो, है ना। और पृथ्वी तो गोल गोल घूम ही जाएगी, दोनों के बीच में आती है, क्योंकि चंद्रमा लगाता है पृथ्वी का चक्कर और पृथ्वी लगाती है सूर्य का चक्कर। तो समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ध्यान देना है। अब आपने कहा कि मार्च, मार्च भी नहीं। जब आप देखते हैं ये मार्च अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलता है, यानी आप इस बात की सटीक गणना नहीं कर सकते कि किस महीने में किस दिनांक को हमारा हिंदी का आएगा। बिल्कुल अलग होता है, हर बार चेंज होता है। आपने देखा होगा, क्या आप महाशिवरात्रि हमेशा एक ही डेट को मनाते हो? क्या आप दीपावली हमेशा एक ही डेट को मनाते हो? क्या रक्षाबंधन हमेशा एक ही डेट को मनाते हो? नहीं ना। तो ये हर दिन क्यों चेंज होती है हर साल में? इसलिए चेंज होती है क्योंकि हम अपने त्योहार अपने पंचांग के अनुसार मनाते हैं। समझ गए ना। और अपने पंचांग के अनुसार जब इन चीज़ों को मनाते हैं तो वहाँ पे आता है। तो इसलिए ये भी आपको जानना जरूरी है। ये मेरा काम नहीं था आपको समझाना, या आपको स्कूल में पता होना चाहिए था, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लकी हो कि आप निधि मैम से पढ़ रहे हो। कोई और हिंदी पढ़ा रहा होता तो आपको ये एक्स्ट्रा ज्ञान न देता। याद रखना, ये 12 महीने आपके आते हैं फागुन में। जब आप देखते हैं, अच्छा ये बताइए हिंदी का नववर्ष कब प्रारंभ होता है? अप्रैल में प्रारंभ होता है। अरे ये जो चैत्र मास है ना आपका, इस चैत्र मास के 16वें दिन पे प्रारंभ होता है। अब कैसे? अब ये जिस दिन आप पहली नवरात्रि मनाते हैं, और वो नवरात्रि जो मार्च और अप्रैल में आती है, वो पहली नवरात्रि हमारे जो पंचांग है उसका पहला दिन होता है। और ये ध्यान रखना, हम गर्व नहीं करते अपने चीज़ों पर, हम तो गर्व करते हैं अंग्रेजों की चीज़ों पर जो दूसरों की दी हुई हैं, उधार ली हुई हैं, किसी ने हमारे ऊपर थोपी हुई हैं। याद रखो, अपनी संस्कृति पर अगर आप गर्व नहीं कर सकते, अपनी चीज़ों पर गर्व नहीं कर सकते, तो आप गुलाम हो फिर। और अभी 75वां वर्ष मना के आए हो तो थोड़ा सा सीख लो, समझ लो। याद रखो, अपने पंचांग की एक सबसे खास बात क्या है, आपको अंग्रेजी का जो कैलेंडर है वो कभी ये नहीं बता सकता कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कौन सी डेट में होगा, लेकिन आपका हिंदी का पंचांग आपको ये बताता है, सटीक गणना करता है कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा उस दिन अमावस्या होगी, और जिस दिन भी चंद्र ग्रहण होगा उस दिन पूर्णिमा होगी। ये निश्चित है। और कितने वर्षों पहले इस कैलेंडर को बनाया गया है और आज भी उसी तरह से वो चलता है। समझ गए? तो थोड़ा सा ये चीज़ भी हम समझ लें कि हाँ, हमारे पास भी कुछ खास, कुछ अनोखा ऐसा है। दूसरी अनोखी बात, जो आपका नववर्ष होता है, चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है उस दिन मनाया जाता है, जब आपकी नवरात्रि शुरू होती है। और हमारी ये परंपरा रही है, सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि जब भी आप कोई नया काम करते हो, शुभ काम करते हो, तो ईश्वर के नाम से करते हो, और जब किसी चीज़ का समापन करते हो तो उल्लास के साथ करते हो। तो यानी वर्ष का जब अंतिम समय होता है तो आप होली मनाते हो। समझ गए? तो होली की समाप्ति के बाद, होली के 15 दिन बाद ही तो आपकी नवरात्रि होती है, ठीक है, उसी दिन। और इसका एक और आधार है, एक और नई चीज़, जब आप अंग्रेजी भाषा का कैलेंडर चलाते हो, मनाते हो उसमें नववर्ष, तो आपके अलावा कोई और चीज़ नहीं बदलती। आप ही बस अपने मन में रहते हो 31 दिसंबर, एक रात, और फिर 1 जनवरी, कोई परिवर्तन नहीं किसी चीज़ में। लेकिन जब आपका हिंदी कैलेंडर बदलता है तो हर चीज़ बदलती है। आपके पेड़ पौधे पत्तियां गिराकर नई पत्तियां लेकर आते हैं, आप मौसम में परिवर्तन पाते हैं, शरद ऋतु खत्म होके बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, आपके खेतों में अनाज, नया अनाज आपके घरों में आ रहा होता है, पूरी प्रकृति चेंज होती है। तो ऐसे ही नहीं बनाई गई है हमारी हिंदी की चीज़ें। तो थोड़ा सा गर्व अपने ऊपर भी कर लो और हिंदी वर्ष मनाया करो। आप चाइना वालों को देखना, या जापानीज लोगों को देखना, या और कंट्री के लोगों को देखना, वो न्यू ईयर मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पंचांग, अपना जो कैलेंडर होता है उसके साथ आने वाले नववर्ष को भी मनाते हैं। लेकिन हमारे देश में जब कहा जाता है हिंदी का पहला दिन मनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि बीजेपी वाले और आरएसएस वाले
डपांग फैला रहे हैं, मतलब हम अपनी चीज पे खुश नहीं हो सकते सबके सब। तो ये वाली बात अब कहना छोड़ दो जीवन में कि अगर नवरात्रि के दिन आप हैप्पी न्यू ईयर या कहें कि नया साल मुबारक हो, ये एक दूसरों को कहते हैं, तो ये मत कहना कि तुम बीजेपी के समर्थक हो, ये कहना कि तुम अपने देश के समर्थक हो। समझ गए? चलो खैर ये बात अलग हो गई। अब क्या कह रहे थे तुम, अब बोलो, बेचैनी रहेगी वरना। हाँ बिल्कुल, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलो अब अभी एक चीज तो आपको पता चली महीनों के। और देखो अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहती, वरना आपको ये पता चलेगा कि जब आप पंचांग की बात करेंगे तो जो हमारे नक्षत्र आते हैं, जो 24 नक्षत्र हमारे माने गए हैं, हमारी आकाश गंगा कौन सी मानी गई है? मंदाकिनी आकाश गंगा में 24 नक्षत्र हमारे माने गए हैं। जब आप उसे पढ़ेंगे तो जो नक्षत्रों के नाम हैं, उन नाम के आधार पर इन महीनों के नाम हैं। इसके बारे में फिर किसी दिन समझाऊंगी आराम से, ठीक है? वो बाद में पढ़ेंगे। पर इसमें एक चीज सुधार कर लो, यहाँ पर जो लिखा है ये अश्विन ऐसे लिखा है, इसका श यहाँ चला गया है कार्तिक में। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की गड़बड़ के कारण, तो इसे लिख लो। और ये कैसे ना, ये जो लिखा है ऐसे अश्विन, ये वाला श है आपका, चाहे तो ऐसे लिख लो, इसको ऐसे करके लिख लो, ऐसे, ठीक है? हाँ जी, हाँ, तो अपनी मम्मी और दादी से सीख लेना उनके बारे में। चलो ये तो आपने महीनों के नाम सुने, फिर हम दिनों के नाम भी जानेंगे। ये बात याद रखना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये आपके अपने पंचांग में निर्धारित किए हुए दिन नहीं हैं। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें सप्ताह होता है और हिंदी कैलेंडर जो है उसमें पक्ष होता है। सप्ताह 7 दिन का माना गया है और जो हिंदी कैलेंडर है उसमें पक्ष 15 दिन का माना गया है। हम पढ़ते हैं प्रतिपदा, कैसे, दौज, तीज, फिर चौथ, पंच, इस तरह से करके, और लास्ट में 15वां दिन जो होता है, एक दिन अमावस्या और एक दिन पूर्णिमा, इस तरह से। तो पक्ष होता है एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, और वो चंद्रमा की गति से, ठीक है? जल स्थलों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर आदि विभागों के नाम ध्यान रखना। जल विभाग जब पूरा एक साथ लिया जाएगा तो पुल्लिंग रहेगा। विद्युत विभाग, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग, जब पुलिस विभाग पूरा एक साथ आएगा तो पुल्लिंग में माना जाएगा। अल्पसंख्यक विभाग, कृषि विभाग आदि आदि। ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी को छोड़कर जितने भी नाम आएंगे सबके सब पुल्लिंग में आएंगे, पृथ्वी को हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। पेड़ों के नाम, फल की बात नहीं कर रहे, वृक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वृक्ष के जितने भी नाम आएंगे सबके सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब मुझे बताओ आप में से कितने छात्र हैं जिनको ये पता है कि एकारांत, इकारांत, उकारांत होता क्या है? बाकियों को नहीं पता। चलो देखो समझ लो, जैसे मान लो हमारे सामने कोई शब्द है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये एकारांत है या आकारांत है या ईकारांत है या उकारांत है, तो हम कैसे जानेंगे? जैसे मान लो शब्द है हमारा भारत, अगर आपसे कोई पूछे कि यह कौन सा कारांत है तो आप देखेंगे इसका अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण है इसका, व्यंजन है त और इसका स्वर है अ, तो इसका अंतिम वर्ण है अ, तो ये क्या कहलाएगा? अकारांत कहलाएगा। समझ गए? इसी तरह से मान लो जैसे शब्द है जया, अगर इसके बारे में जानना है कि यह कौन सा कारांत है तो आप देखेंगे कि ये व्यंजन है और इसका स्वर है आ, तो ये कहलाएगा आकारांत। समझ गए? इसी तरह से अगर शब्द है कवि और अगर आपको इसके बारे में जानना है कि यह कौन सा कारांत है तो आपको पता चलेगा कि वह है इसका व्यंजन और इसका स्वर है ई, तो ये क्या कहलाएगा? इकारांत कहलाएगा।
समझ गए? ठीक है, अभी के लिए इतना ही जानना है, बाकी और डिटेल जब वर्णमाला पढ़ेंगे तब जानेंगे। वर्णमाला का हिस्सा होता है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता है, जिन्होंने वर्णमाला पढ़ा है उनको ये पता है। तो बात समझ में आ गई। अब अगर मैं कोई भी शब्द आपसे पूछूं तो आप बता देंगे ये कौन सा कारांत है। जैसे मान लो अगर मैंने शब्द लिखा सीखते, अगर शब्द लिखा है सीखते तो ये क्या होगा, एकारांत होगा। समझ गए? तो ये जो यहाँ पर कारांत से पहले हमारे जो स्वर हैं अ से लेकर औ तक, या अह या अंग भी कहें, तो जो जिससे उसका अंत होता है वो उसी का कारांत कहलाता है। बात समझ में आ गई? चलो वापस आते हैं, पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट कह रहा है कि प्राय एकारांत, इकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया है जग, जीव, मन, संसार, शरीर, तन, धन, कवि, ऋणी, मुनि, साधु, ध्वज या जंतु आदि। और आगे दिया है इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। मतलब हमने प्राय कहा है तो 10% इसमें स्त्रीलिंग शब्द भी हो सकते हैं। तो ये नहीं सोचना कि मैम ऐसे नियम बताया था तो इसमें तो ये आ गया, तो उन शब्दों की संभावना है, पर 90% शब्द जो आपके होंगे वो क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अगला पॉइंट कहता है त्र, यानी तीसरा है त्र, न, ण, ख, ज, आर, आय अक्षर शब्द के अंत में अगर हो तो वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे उत्तर इसमें दिया है चित्र, मित्र, पत्र, रमन, पालन, रदन आदि आदि, आप देख सकते हैं लास्ट में दिया है। अब इसमें अपवाद भी होता है, और जो इसमें अपवाद दिया है इसके आगे स्टार लगा लो। स्टार लगाने का मतलब यह है कि हमारी परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जैसे शब्द आ गया थकन, लगन, सीख, भीख, चीख, मौज, खाज, लाज, खोज, हार, हुंकार, बौछार, पुकार, जय जयकार, हाय, गाय, राय आदि। अब इसमें एक शब्द है यहाँ पर हार। ये एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न भी आता है इस हार से, कई बार आया है कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में पाया जाता है। और दूसरी तरह का प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका लिंग बदल दिया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो वो है हार। कैसे? जब हम इसे स्त्रीलिंग में लेते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पराजय। पराजय मतलब जो आप जीत हार, ठीक है, जीत का विलोम हार, तो वो होता है स्त्रीलिंग। और अगर पुल्लिंग में रखा जाए तो इसका अर्थ हो जाता है गले का हार, जिसे आप माला कहते हैं, ठीक है, आभूषण होता है हार, तो वो पुल्लिंग होता है तो गले का हार हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में रहता है। ये कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आया है अलग अलग तरीके से, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक, ऑनलाइन में छात्र ध्यान दें, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर विभाग शब्द लगा है तो वो पुल्लिंग में रहेगा। जैसे शब्द पूछा गया है कि पुलिस, तो याद रखिएगा पुलिस शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग होता है, और बिजली शब्द की जो आप बात कर रहे हैं वह भी अपने आप में स्त्रीलिंग होता है। लेकिन बिजली विभाग और पुलिस विभाग जब आ जाएगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप देखो, ध्यान दो, और सबसे पहले ये है कि पहली चीज तो आप शब्दों पर फोकस मत करो, आप नियमों को समझो। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है? प्राय रत्नों, धातुओं एवं द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समझ गए? तो आपको फोकस करना है इस चीज पे। जैसे हीरा, पुखराज, पन्ना, नीलम, लाल, जवाहरात, मूंगा, मोती आदि। ठीक है, अपवाद स्टार लगा दो।
जैसे सीपी, मणि, रत्ती, चांदी। चांदी के बारे में बहुत बार आता है। शराब, चाय, कॉफी, लस्सी। इसमें एक शब्द है दही। दही पुल्लिंग होती है। बताओ मैंने वाक्य सही बोला कि गलत? दही पुल्लिंग होता है, समझ गए? हम अपनी बोलचाल में हमेशा दही को स्त्रीलिंग के जैसे प्रयोग करते रहे हैं, तो इसीलिए हमारी परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं जोर शोर से प्रश्न आता है, लगभग हर बार आ जाता है। आपसे प्रश्न वाक्य शुद्धिकरण में आता है, दही खट्टी होती है कि दही खट्टा होता है, और हम हमेशा दही खट्टी करते रहते हैं और हमारा नंबर खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो अब से दही खट्टा होता है। ठीक है, आप डेली बोलचाल में आप कुछ भी बोलो जो आपका मन करे, लेकिन याद रखना, ऐसे इसको याद रख लो, दूध और दूध से बने सभी पदार्थ, जैसे दूध से बना घी, दूध से बना पनीर, दूध से बना मावा जिसे आप खोआ भी कहते हैं, दूध से बना दही, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और इनमें एक अपवाद है, वो है लस्सी और छाछ। आप लस्सी, छाछ, मठा, चाहे तीनों नाम लें, ये तीनों नाम ये स्त्रीलिंग में आते हैं। बच्चा, मिठाई हमेशा दूध की हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते मिठाई दूध की है। ठीक है, तो नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है नंबर 5। नंबर 5 कहता है, हाँ बताया तो, छाछ और लस्सी और मठा, ये तीनों जो हैं एक ही चीज के तीन नाम है, तीनों स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, नंबर 5, संज्ञाओं में त्वय, पा, पन, अगर हम ये प्रत्यय लगा दें तो ये शब्द हमारे पुल्लिंग बन जाते हैं। इसमें प्राय भी कहना कोई जरूरी नहीं है, ये आपका 100% हो जाता है। जैसे शिव शब्द में आपने त्वा लगा दिया तो शिवत्व हो गया, तो पुल्लिंग हो गया। मनुष्य में त्वा लगाया, मनुष्यत्व। पशु में त्वा लगाया तो पशुत्व। अब आप कहेंगे क्योंकि इनमें जो तीनों शब्दों का प्रयोग किया है ये पहले भी पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग से पुल्लिंग बनाने में हमें तो कोई फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन हमें पता तो तब चलेगा ना जब स्त्रीलिंग शब्द में हम त्वय लगाएं और वो हमारा पुल्लिंग बने। तो जैसे स्त्री शब्द है, इसमें हमने त्वय लगाया तो स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व होता है, स्त्रीत्व होती नहीं है। अब त्वय लगाने से वो उस चीज का गुण बन जाता है। ठीक है, तो स्त्रीत्व का अर्थ होता है स्त्रियों का गुण। ठीक है, तो इस तरह से स्त्रीत्व शब्द जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। कवित्व, गुरुत्व, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, मोटापा आदि। ठीक है, इन प्रत्ययों से ये पुल्लिंग शब्द बनते हैं। नंबर 6 पॉइंट आता है हमारा। पॉइंट नंबर 6, कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब कुछ पदों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आदि। अब इनमें आप देखें नोट लिखा है नीचे, इनका अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हमें महिला शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसे महिला प्रधानमंत्री, अगर स्त्रीलिंग बनाने आ जाए कि प्रधानमंत्री का स्त्रीलिंग बताइए तो आप कहेंगे महिला प्रधानमंत्री। जैसे महिला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा कुछ लोग बोलते समय अध्यक्ष से अध्यक्षा कह देते हैं, जो गलत होता है, क्योंकि अध्यक्ष एक पद है और पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर हम लिंग निर्धारण कर रहे हैं तो महिला और पुरुष इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि अध्यक्ष तो आता ही पुल्लिंग में है, तो अगर कोई पुरुष अध्यक्ष है तो उसे केवल अध्यक्ष महोदय बोलेंगे, और अगर कोई स्त्री है और वो अध्यक्ष पद पे है तो महिला अध्यक्ष, ठीक है, या फिर अध्यक्ष महोदया का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा इस चीज में। जैसे वकील, तो महिला वकील होता है। अगर आप देखेंगे तो आप अगर मान लो जैसे कोई वकील है और वो महिला है
तो हम कहेंगे कि वहाँ पे वकील बैठी है, तो आप समझ जाएंगे कि महिला वकील की बात हो रही है, ठीक है। तो आप वकीलनी नहीं बोलेंगे। कि गांव में हम, वो कहते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे इनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है, तो हर शब्द का स्त्रीलिंग बना देते हैं। डॉक्टर का डॉक्टरनी, और वकील का वकीलनी, टीचर का टीचरनी, ठीक है, तो मास्टर का मास्टरनी। तो ये शब्द बन जाते हैं बोलचाल में, देहात में उनके लिए सही है, लेकिन यही आपकी परीक्षा में जब प्रश्न बनते हैं तो आप इनका फिर शिकार हो जाते हैं, तभी तोता का तोती हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है इन शब्दों को, और यही आपकी परीक्षा में आते हैं, प्रश्न बनते हैं। तो ये जो छठा पॉइंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि स्टार जिस हम पद पे लगा रहे हैं उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब उभयलिंग कभी मत करिएगा जो शब्द आएंगे, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा नंबर 7। नंबर 7 हमारा पॉइंट कहता है कि सभी नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे नदियों के नाम आ गए, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। अगर ये नदियों के नाम हैं तो ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। अब अपवाद करके लिखा है, आप चाहें इसे अपवाद या नोट करके इसे नोट करो, लिखो इसमें ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु नदियों के नाम, नदियों के नाम पुल्लिंग माने गए हैं, नदियों के नाम पुल्लिंग माने गए हैं। स्त्री शब्द क्या है, ऑनलाइन में पूछा है। स्त्री शब्द स्त्रीलिंग ही है। अब मैं क्या बताऊं, मुझे कल निर्देश दिया गया हमारी टीम की तरफ से कि कमेंट जो आते हैं उन्हें आप पढ़ लिया करो। अब ऐसे कमेंट आते हैं, मन खुश हो जाता है मेरा, रौद्र रस आ जाता कभी कभी, तो ठीक है। पढ़ के प्रश्न कि इतना भी ना, स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताओ। अब इतनी देर से स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर रहे हैं, उसी शब्द में प्रॉब्लम है। लिख लिया ये। अब इस बात को समझ लो। देखो हमने कहा है कि नदियों के नाम, मान लो अगर ऐसे वाक्य लिखा है कि भारत, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र भारत में बहती कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नाम को हमने क्या लिया है, पुल्लिंग लिया है। तो ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ऐसे सही करना होगा, क्योंकि ये तीन, और तीनों में से कोई से नाम। अब अगर मान लो आप ब्रह्मपुत्र शब्द के साथ नदी शब्द लगा देते हैं, तो फिर बहती है कहना होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा ये प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, बन जाता है नाम देकर। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट दिया है यहाँ पर, हिंदी तिथियों के नाम। अब ये तिथियों के नाम वही 15 आपको दिया है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि करके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अमावस्या एक पक्ष का 15वां, यानी हम कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो अमावस्या होता है, और पूर्णिमा शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है वो पूर्णिमा होता है। ऐसे याद रखना, शुक्ल पक्ष यानी शुक्ल का मतलब होता है उजाला, ठीक है, और जो कृष्ण होता है उसका मतलब है अंधेरा यानी काला। तो कृष्ण पक्ष जिस पक्ष में चंद्रमा घटता जाता है
और अंत में गायब हो जाता है, वो पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष। और जिस पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है और लास्ट में पूरा गोल हो जाता है पूर्णिमा को, वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। कभी कभी अगर मान लो कोई पूछे, परीक्षा में तो प्रश्न नहीं आ रहा, लेकिन कोई जनरल नॉलेज के लिए आपसे पूछ सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना। भाषाओं एवं बोलियों के नाम, जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये क्या है? भाषाओं के नाम है, सब स्त्रीलिंग में आएगा। और लिपियों के नाम दिए हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, शारदा आदि, ये सब हमारे किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। कल, यानी कल मतलब आगे जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम इसके आगे से करेंगे। अभी एक दिन की क्लास और होगी, क्योंकि अभी हमें वो पॉइंट भी जानने हैं जो हमारी परीक्षा में आते हैं, तो वो पॉइंट भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हाँ जी, कल की छुट्टी है आप लोगों की, ठीक है? हाँ, मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आज ही शाम को निकल रही हूँ, तो छुट्टी है आपकी कल की, और जो क्लास हमारी होगी वो सोमवार की होगी। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, अगले वीक से जो हमारी क्लास होगी वो शनिवार को भी होगी, तो ये अपने दिमाग में पहले से तैयार रखना, क्योंकि जिसको भी घर मिलना है, मिलके आना है, तो 3 दिन है आपके पास, इसमें हो आओ, ठीक है? फिर अगले 1 महीने वो देखेंगे स्थिति।